दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है और जब अपने सरकारी गाड़ी से गेट के कभी बाहर जाती है, गेट से अंदर आती है, तो वह हमेशा देखती थी कि उस गेट के बगल में एक लड़का कुल्फी बेच रहा होता था। दोस्तों, गर्मियों का उस समय था और बहुत ज्यादा कड़कती धूप थी। वहां पर जो लड़का कुल्फी बेच रहा था, वह अपने चेहरे को गमछे से बांधा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, वह लड़की अपने ड्राइवर से कहती है कि जरा उस कुल्फी वाले के पास जाओ और वहां से 2 कुल्फी लेकर आओ, मुझे खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। दोस्तों, वह लड़की पहले दिन वहां से कुल्फी खाती है, दूसरे दिन भी वहां से कुल्फी खाती है, लेकिन तीसरे दिन जब वह लड़की खुद वहां कुल्फी लेने के लिए जाती है, तब वह देखती है कि वह लड़का कोई और नहीं है, बल्कि उसी का तलाकशुदा पति है। दोस्तों, वह पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि वह लड़का अपने फेस पर गमछा बांधा हुआ था और गर्मी की वजह से वह लड़की भी अपने फेस पर मास्क लगाई हुई थी, जिस वजह से वह लड़का भी अपने तलाकशुदा पत्नी को दोस्तों नहीं पहचान पा रहा था। दोस्तों, तलाक के 7 सालों बाद लड़की जो है वह एसडीएम बन जाती है और वह लड़का उसी तहसील के सामने कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद वह लड़की ने जो अपने पति के साथ किया, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी लड़की की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि सच में वह लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक देवी थी। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो का माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, ताकि कि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं हमेशा ऐसे ही आप लोगों को सुनाता रहूं। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली निशा के सपने बड़े थे। उसका मन पढ़ाई में रमता था और वह हमेशा खुद के दम पर कुछ कर दिखाने का इरादा रखती थी। निशा के पिता एक सरकारी शिक्षक थे, जिनकी जिंदगी अपनी बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। निशा अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी और पटना में रहकर ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। निशा के पिता को लगा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी बेटी की शादी कर दें। वह चाहते थे कि जब तक वह स्वस्थ हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लें। उन्होंने निशा के लिए रोहित नाम का लड़का पसंद किया। रोहित वैशाली जिले के एक बड़े परिवार से था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। रोहित पढ़ा लिखा था और अपने पिता के व्यवसाय में उनकी मदद करता था। निशा के पिता को लगा कि रोहित एक जिम्मेदार और आदर्श जीवन साथी साबित होगा। निशा और रोहित की शादी धूमधाम से हुई। निशा ने अपने पिता की बात का मान रखा और बिना किसी शिकायत के शादी के लिए हां कर दी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही निशा को पता चला कि रोहित असल जिंदगी में वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। रोहित का अधिकतर समय उसके दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बीतता था। वह शराब पीने और फिजूल खर्ची करने का आदी था। रोहित अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए बड़ी रकम खर्च करता था। वह अपने पड़ोसियों के कहने पर जमीन के छोटे छोटे टुकड़े बेचने लगा। निशा ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह उस पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे बात मारपीट तक पहुंच गई। निशा को रोहित की इन आदतों से बहुत दुख हुआ। वह देख रही थी कि कैसे रोहित खुद को और अपने परिवार को बर्बादी की ओर ले जा रहा था। निशा ने अपने सास ससुर से मदद मांगी। वे भी रोहित की हरकतों से परेशान थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार निशा ने अपने पिता को फोन किया और अपनी परेशानियों का जिक्र किया। उसने कहा, पापा, यहां हर दिन झगड़े और परेशानी है। रोहित की आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। मुझे यहां से बाहर निकलने की जरूरत है। निशा के पिता ने तुरंत उसकी मदद की। उन्होंने निशा को ससुराल से वापस ले आने का फैसला किया। निशा ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट में जज ने दोनों से उनकी राय पूछी। निशा ने कहा, अगर रोहित अपनी गलत आदतें छोड़ देता है तो मैं उसके साथ रहने को तैयार हूं, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन रोहित ने साफ कहा, मुझे निशा के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे तलाक चाहिए। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। निशा और रोहित के रास्ते अलग हो गए। तलाक के बाद निशा ने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। वह पटना लौट आई
और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गई। उसने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद तहसीलदार की परीक्षा पास कर ली। अब निशा आत्मनिर्भर थी। वह अपने माता पिता और भाई बहनों की देखभाल कर रही थी। दूसरी ओर रोहित की जिंदगी खराब होती गई। उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने चालाकी से उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। उसकी दुकान और जमीन बिक चुकी थी। उसके माता पिता की मौत के बाद वह पूरी तरह अकेला हो गया। निशा का ट्रांसफर वैशाली जिले में हुआ, जहां वह रोहित के गांव के पास तैनात हुई। उसने वहां कई समाज सेवी प्रोजेक्ट शुरू किए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी और बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। जब वह तहसील से अपने निकल थी और तहसील के अंदर जाती थी, तो वह देखती थी कि तहसील के बाहर गेट पर एक कुल्फी वाला खड़ा होकर दोस्तों वह कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों निशा उस कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदती थी, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह अपने ड्राइवर से मंगवा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों निशा जो थी, वह कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखी थी, क्योंकि गर्मियों का समय था। वह आदमी हमेशा गर्मियों के समय में अपने चेहरे को गमछा से बांध रखा था। दोस्तों, वह आदमी भी निशा को कभी नहीं देखा था। निशा जब भी वहां कुल्फी लेने के लिए जाती थी, तो हमेशा वह अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रखती थी, क्योंकि जब भी वह तहसील से बाहर निकलती थी, तो बिना मास्क के वह बाहर नहीं निकलती थी, जिस वजह से वह कुल्फी वाला उसको नहीं पहचान पाता था। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह का समय था और निशा अभी तहसील में एंट्री कर रही थी। तभी वह है कि जो कुल्फी वाला व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है कि सुबह सुबह के टाइम में आकर वहां पर अपने ठेले को लगा रहा था और कुल्फी बेचने की तैयारी कर रहा था। और दोस्तों, सुबह सुबह का समय था, तो इसलिए वह अपने चेहरे पर गमछा भी नहीं लगाया था। साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, तो निशा जब अपने पति रोहित को वहां पर देखती है, तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वह तुरंत क्या करती है कि वहां से तहसील के अंदर चली जाती है और तहसील के अंदर बैठकर वह सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। अब उसको कुल्फी क्यों बेचना पड़ रहा है? बहुत सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। दोस्तों, निशा का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा रोहित के बारे में ही सोच रही थी। तभी निशा अपने कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि जो गेट के बाहर कुल्फी बेच रहा है, जरा उसको बुला लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, वह कर्मचारी कुल्फी वाले के पास जाता है और कहता है कि एसडीएम मैडम आपको बुला रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। दोस्तों, रोहित काफी ज्यादा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और उस कर्मचारी से कहता है कि साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहां पर अपना ठेला लगाता हूं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, आप लोग मना कर देंगे, तो मैं अपना ठेला यहां से लेकर चला जाऊंगा। तब दोस्तों, वह कर्मचारी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह कुछ तुमसे जरूरी बात करना चाहती है। तुम एक काम करो कि जाकर पहले मैडम से मिल लो और देखो कि वह तुमसे क्या बात करना चाहती हैं। दोस्तों, निशा जो थी, वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठकर रोहित का इंतजार कर रही थी। तब तक दोस्तों, रोहित भी निशा के कैबिज है और निशा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मैं अगले दिन से यहां पर अपना ठेला नहीं लगाऊंगा। अगर आप मना कर देंगी, आप नहीं चाहती हैं, तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं गरीब हूं, आप मेरे ऊपर चालान मत करिए, नहीं तो मैं इतना सारा पैसा कहां से भरूं। दोस्तों, निशा उससे कहती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, चुपचाप यहां पर बैठो। और फिर निशा रोहित से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? दोस्तों, रोहित उससे कहता है कि मैडम जी, मैं तो आपको पहली बार यहां पर देख रहा हूं, तो मैं आपको कैसे जानूं, कैसे आपको पहचानूं, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। तब निशा क्या करती है कि अपने फेस से अपना मास्क नीचे उतारती है और दोस्तों, जब रोहित उसका चेहरा देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। दोस्तों, रोहित निशा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर पूछता है कि तुम यहां पर कैसे आ गई? दोस्तों, निशा रोहित से कहती है कि देखो, तुम तो मेरी बात को नहीं मानते थे, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे, और जब मैं तुमसे अलग हुई, तो फिर मैं अपने पापा के घर जाकर फिर मैं वहां से पटना चली गई, और पटना जाने के बाद मैं मन लाकर पढ़ाई करने लगी। भगवान ने मेरी सुन लिया और आज मैं यहां पर एसडीएम बन चुकी हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। दोस्तों, रोहित
ये सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह फिर वहां से उठकर जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह बहुत ज्यादा खुद के ऊपर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तब निशा जो है वह रोहित से कहती है कि रुको, जरा यहां पर बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। उसके बाद दोस्तों निशा रोहित से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब रोहित कहता है कि तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद मेरे पापा गुजर गए थे और उनके जाने के बाद हम लोग की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद दोस्तों निशा पूछती है कि तुम्हारा तो दुकान था, अच्छा खासा चलता था, तुम्हारे पास इतना सारा प्रॉपर्टी था, तो तुम यहां पर कुल्फी क्यों बेच रहे हो। तब दोस्तों मोहित जो है वह अपनी पूरी कहानी मनीषा को बताता है। दोस्तों मोहित कहता है कि हमारे पड़ोसी के जो लोग हैं हमारी सारी जमीन को अपने नाम करवा लिए हैं। जो जमीन 20 लाख रुपए की थी उसके लिए उन्होंने मुझे लाख रुपए दिए और बोले कि फिर मैं बाद में दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने मेरी सारी जमीन अपने नाम लिखवा लिया है। और जब मैं उन लोगों से पैसा मांगने जाता हूं तो वह लोग मुझे मारने पीटने के लिए दौड़ाने लगते हैं। मुझे गांव में लोग रहने भी नहीं देते हैं, जिस वजह से मैं अपने घर कभी जाता नहीं हूं और यहां पर रहकर मैं कुल्फी बेचता हूं। और पापा के जाने के बाद मां भी बहुत ज्यादा परेशान है और वह किसी तरीके से घर पर रहकर अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों यह सारी बातें निशा सुनती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान दारू शराब के नशे में इतना ज्यादा आदी कैसे हो जाएगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो और उसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। दोस्तों निशा ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसके बाद दोस्तों निशा रोहित के गांव के रहने वाले एक तहसीलदार से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद मोहित की जितनी भी सारी जमीन थी, सारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वह सारे प्रॉपर्टी का वह कागज जो खतौनी वगैरह होता है वह निकलवा है और रोहित से कहती है कि रोहित तुम ठेले पर अपनी दुकान मत लगाया करो, मैं तहसील के अंदर तुम्हें एक दुकान दिलवा देती हूं, वहां पर तुम अपना दुकान लगाया करो। और दोस्तों जो निशा थी वह रोहित से यह भी कहती है कि तुम यह बात किसी को मत बताना कि हम दोनों के बीच में यह रिश्ता है या फिर हम दोनों पति और पत्नी हैं, नहीं तो हमारी यहां पर बहुत ज्यादा बदनामी होगी। उसके बाद दोस्तों रोहित वहां से चला जाता है और फिर से अपना कुल्फी बेचने लगता है। और जो निशा थी वो मोहित के प्रॉपर्टी का सारा जो कागज है वह निकलवा है और कुछ लेखपाल लोगों से बातचीत करती है। दोस्तों 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके जितनी भी प्रॉपर्टी रोहित की सारे लोग हड़प रखे थे उन लोगों से जमीन वापस लेकर रोहित के नाम करवा देती है। लेकिन दोस्तों रोहित के पड़ोसी को जब यह बात पता चलता है कि रोहित के पीछे किसी का हाथ है, कोई उसका साथ दे रहा है और वही रोहित की सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करवा रहा है, तो यह सब सोचकर वह लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पड़ोसियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कौन आदमी है जो रोहित का साथ दे रहा है, क्योंकि रोहित की पत्नी जो थी वह तलाक देकर उसके साथ चली गई थी, उसके साथ तो रहती नहीं थी। और कुछ महीनों बाद उसके पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से रोहित का साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और 2-3 सालों बाद जितनी भी सारी जमीन थी, जितनी भी सारी रोहित की प्रॉपर्टी थी, वह सारी प्रॉपर्टी एक एक करके उसको वापस मिल जाती है और मोहित का दुकान भी, जो लोग धोखेबाजी से कुछ पैसे देकर खरीद लिए थे, उस दुकान को भी उसको वापस मिल जाता है। और फिर निशा रोहित से कहती है कि अब अपनी जिंदगी में तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती करोगे तो शायद इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि अब मन लगाकर अपना दुकान संभालो और अपने परिवार को देखो और अपने प्रॉपर्टी का देखभाल करो। दोस्तों जब निशा जो है वह रोहित के लिए इतना सब कुछ कर देती है, तब रोहित निशा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उसके आंखों में आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों रोहित निशा से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, अब हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों निशा जो है वह रोहित से कहती है कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तुम घर जाओ, अपनी मां की सेवा करो और अपना दुकान संभालो, कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। उसके बाद दोस्तों रोहित जो है वह अपने घर चला जाता है और अपने घर जाने के बाद अपना दुकान पर बैठने लगता है, अपना दुकान संभालने लगता है। दोस्तों कुछ महीनों बाद निशा और रोहित दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से एक मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं
और उसके बाद से रोहित निशा को अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों, निशा जब अपने ससुराल 12 से 13 सालों बाद गई थी, तो रोहित की जो मां थी वह निशा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, उन लोगों का जो परिवार था वह पूरी तरीके से उजड़ चुका था। और रोहित की शादी जब हुई थी तो निशा भी उसको छोड़कर चली गई थी, और कुछ दिनों बाद रोहित के पापा भी गुजर गए थे, जिस वजह से उन लोगों का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अब फिर से उन लोग के घर में एक नई उम्मीद जगी थी, और फिर से उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। दोस्तों, रोहित दारू शराब वगैरह पीना बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो हादसा घटित हुआ है उसकी वजह से वह बहुत कुछ सीख चुका है, बहुत कुछ वह समझ चुका है, और वह बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता है। एकदम से अच्छे पति के रूप में निशा के साथ रहता है, कभी भी निशा को मारता पीटता नहीं है और कभी भी उसको प्रताड़ित नहीं करता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है ना कि लड़कियां एक लक्ष्मी का रूप होती हैं, और उनका कदम जहां पर पड़ता है वह जगह एकदम स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, शायद निशा भी उस घर के लिए एक लक्ष्मी का रूप थी। अगर वह उस घर में शायद दोबारा नहीं आती तो उन लोगों की जिंदगी में कभी सुधार नहीं होता, और वह लोग हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।